नमस्कार मित्रों, मैं हरी देसाई आपसे सप्ताह का आईना ये नया एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। वैसे तो गुजराती में मैं अक्सर प्रोग्राम करता रहा हूं और 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और कई सब्सक्राइबर्स का आग्रह था कि आपको हिंदी में भी प्रोग्राम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हाँ, ज़्यादा लोगों से पहुंचने के लिए, दर्शकों से पहुंचने के लिए हमें कुछ न कुछ हिंदी में बात करना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी पूरे देश में और विदेश में भी लोग समझते हैं। आज पहला एपिसोड है सप्ताह का आईना, यानी हम आईना दिखाते हैं और हम गुजराती में जो अपना प्रोग्राम करते हैं सीधू ने सट, यानी स्पैड को स्पैड कहते हैं हम, तो उसी हिसाब से हम आपसे जब बात करेंगे तो सीधी बात करेंगे, हम घुमा के बात करने के आदी नहीं हैं। और आज जो बात करने वाले हैं वो ये है कि समृद्धों का शताब्दी महोत्सव गुजरात में हुआ 1 से 15 जनवरी 2023 के बीच में, और उसके सामने वंचितों का भी एक महासम्मेलन हुआ। वो 13, 14 और 15 जनवरी को गुजरात में ही हुआ। अब आपको ताज्जुब होगा कि समृद्ध जो लोग होते हैं, जिनका विश्व भर में मार्केटिंग है, जो दुनिया में सब लोगों को निमंत्रित करते हैं, समृद्ध लोग निमंत्रित करते हैं, समृद्धों को निमंत्रित करते हैं, और उसमें एक रिलीजियन का भाव भी जुड़ता है, तो उनकी पैठ तो ज्यादा होना स्वाभाविक है। वैसे हमारे वैयक्तिक संबंध रहे प्रमुख स्वामी से। स्वामीनारायण संप्रदाय के BAPS के जो अधिपति थे प्रमुख स्वामी, वैसे पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, मगर अंतर्यामी थे और सादी सीधी गुजराती में वो बात करते थे हमेशा, और इतना प्रभाव डाला उन्होंने दुनिया भर में। जिन्होंने शिक्षा पाई है ऐसे लोगों में और उनका शिष्यत्व ग्रहण करने में बहुत बेशुमार लोग जुड़ते गए। बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संप्रदाय, बोचासण जो कि गुजरात में है, वैसे प्रमुख स्वामी भी चरोतर में पैदा हुए, बोचासण भी चरोतर में है, और प्रमुख स्वामी का जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ा, और यकीन मानिए पढ़े लिखे लोग, जैसे कि वल्लभ विद्यानगर में BVM इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके कई इंजीनियर्स संत हो गए, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की प्रमुख स्वामी की। और जब हम वहां थे तो हमारे जो चेयरमैन थे डॉक्टर CL पटेल, वो भी प्रमुख स्वामी के भक्त थे और प्रमुख स्वामी की कृपा दृष्टि उन पर अक्सर रहती थी। तो ऐसा एक सेक्ट जो है, हिंदू धर्म का एक संप्रदाय जो है, वो स्वामीनारायण संप्रदाय, उसका एक BAPS, उसकी एक शाखा, BAPS एक शाखा है, और स्वामीनारायण संप्रदाय की अनेक शाखाएं आपको दुनिया भर में मिलेंगी। छप्पैया से यानी अयोध्या से सहजानंद स्वामी गुजरात पधारे, और गुजरात में आपने इतना प्रभाव डाला। वैसे तो आए थे वंचितों का कल्याण करने के लिए, जिन जातियों को निम्न समझा जाता था, जिन जातियों को अस्पृश्य समझा जाता था, जिन जातियों को शूद्र समझा जाता था, उनका कल्याण और उनका उद्धार करने के लिए प्रमुख स्वामी के पूर्वज कहें तो, यानी धार्मिक दृष्टि से सहजानंद स्वामी, उन्होंने काम शुरू किया। मगर जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता गया, जैसे सत्ता से भी उनका संबंध बनता गया, पहले अंग्रेजों के शासकों से
उनका संबंध बनता गया, बाद में देशी शासकों से भी संबंध बनता गया और स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रभाव इतना बढ़ा कि दुनिया भर में हजारों शिखरबंद मंदिर प्रमुख स्वामी की निश्रा में स्थापित हुए। कुछ लोग आलोचना भी करते हैं कि मंदिर निर्माण के लिए क्यों इतना खर्च करते हैं, मगर मैं मानता हूं कि मंदिर के इर्द गिर्द समाज सेवा के काम बहुत होते हैं। मंदिर से जुड़े हुए अस्पताल भी होते हैं, शिक्षा केंद्र भी होते हैं और संस्कार केंद्र भी होते हैं। और निश्चित रूप से विदेश में जो लोग यहां से जाते हैं वो अपने संस्कार का जतन करें, उसके लिए भी वो स्वामीनारायण मंदिर जो होते हैं, बीएपीएस के भी स्वामीनारायण मंदिर होते हैं, अन्य सेक्ट के भी स्वामीनारायण मंदिर होते हैं, उनका वो संकुल जो होता है उससे जुड़े रहते हैं ताकि भारतीय संस्कार और संस्कृति का वहां पर जतन हो और उनकी नई पीढ़ी में भी संस्कार सिंचन हो। अब प्रमुख स्वामी रहे नहीं। प्रमुख स्वामी की शताब्दी का एक महोत्सव 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में यानी 2023 में अहमदाबाद के निकट ही संपन्न हुआ। लाखों की तादाद में हरिभक्त उस संकुल में पधारते रहे प्रतिदिन। कोविड के बारे में भी तो काफी जागरूक थे और प्रतिदिन लाखों की तादाद में देश में से विदेश में से हरिभक्त आते रहे। अब ये जो संप्रदाय है जो कि सहजानंद स्वामी ने स्थापित किया था, वंचितों के उद्धार के लिए स्थापित किया था, अब वो समृद्धों का संप्रदाय बन चुका है। और अभी जो उसके जो मुखिया हैं प्रमुख स्वामी के बाद में वो महंत स्वामी हैं और बाकी सद्गुरु संत हैं। और मैं अभी आपसे जब बात कर रहा हूं तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने नेटिव खेरालू से, तो सवेरे ही स्वामीनारायण मंदिर से आवाजें आती हैं, सुर निकलते हैं, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। तो मुझे लगा कि प्रभाव यहां भी काफी कुछ फैल चुका है, गुजरात में ही नहीं देश भर में, दुनिया भर में, केवल हिंदुओं में नहीं, क्रिश्चियनों में भी, मुस्लिमों में भी स्वामीनारायण ने पैठ बनाई है। अब सदगुरु संत भी होते हैं, स्वामी होते हैं, मगर जैसे प्रमुख स्वामी जब हम इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में संपादक बने तो प्रमुख स्वामी ने जो चिट्ठी लिखी उसमें वो कोई स्वामी वामी नहीं लिखा, नीचे लिखा था अपने नाम के आगे साधु। हर एक संत है वो साधु होता है, वो सदगुरु संत भी नहीं लिखते, साधु लिखते हैं। और उनका क्षेत्र काफी बढ़ चुका है, दुनिया भर में, हर देश में, हर क्षेत्र में हाईटेक भी है, मार्केटिंग की दृष्टि से भी हैं, प्रकाशन में भी हैं, ग्लोबल लीडर से भी संपर्क बनाए हुए हैं। और ये जो शताब्दी महोत्सव था उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे। और न केवल नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल एवं राज्यपाल आचार्य जी वो भी पधारे थे। और देश भर के राजनेता, टेक्नोक्रेट्स, कई लोग, दुनिया भर से लोग आए, अलग अलग सेशंस हुए और अखबारों में उनकी खबरें फुल पेज भर भर के हर रोज अखबार नवीश देते रहे। अब इससे विपरीत देखिए, वास्तव में आदिवासी जो है वो वंचित माने जाते हैं, पहले से ही वंचित माने जाते हैं, मगर मूलतः इस देश के जो जिनका मालिकाना हक अधिकार बनता है वो आदिवासी हैं। अब
13, 14 और 15 को आदिवासी एकता परिषद के तत्वावधान में एक 30वां उनका एक महासम्मेलन हुआ। वो भी गुजरात में ही हुआ, वो मध्य गुजरात में हुआ और उसमें लाखों की तादाद में लोग उमड़े। किंतु जो मुख्य धारा के अखबार हैं, मुख्य धारा के टीवी चैनल्स हैं, उनमें ये नदारत थी खबरें, ये खबरें नदारत थी। और हमने तो वैसे गुजराती में एपिसोड करा इस पर और उसके बारे में काफी कुछ हमने बताया भी, जानकारी भी दी, क्योंकि आदिवासी के प्रति हमें एक लगाव भी है। और आदिवासी महासम्मेलन जब होता है, उनका सांस्कृतिक जतन, जो संस्कारों का जतन करना है, उनकी न्याय व्यवस्था का जतन करना है, उनके अधिकारों का जतन करना है। और ये महासम्मेलन कोई मांग नहीं कर रहा है, वो अपने अधिकारों के प्रति वो खुद स्वावलंबी होना चाहते हैं। और उन्होंने 7 पॉइंट का एक कार्यक्रम सबको दिया। इसमें विदेश से भी लोग आए, देश के अलग अलग क्षेत्र से लोग आए। और हम आए दिन आदिवासियों के बारे में जब बात करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने आदिवासियों के अधिकारों की बात करी थी और आदिवासी शब्द की बात करी थी, वो जयपाल मुंडा जी, उनकी भी बात हम करते रहते हैं। अब इस महासम्मेलन में हमारी बहन चंद्रिका नीनामा ने हमें कुछ तस्वीरें भेजी और उसमें जयपाल सिंह मुंडा, उनकी पौत्री और उनके पौत्र के साथ वो तस्वीरें थी। जहां आ रहा उनकी पौत्री इसमें आई थी। काफी कुछ गुजरात के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, असम के, असम कहें हम तो असम कहते हैं मगर अहोम कहते हैं, वो अलग अलग राज्यों से विधायक भी आए, राजनेता भी आए, समाज के कार्यकर्ता भी आए। और हमारे साथ जब उसके बारे में बात कर रहे थे अशोक चौधरी जी, जो कि महासचिव हैं, तो अशोक चौधरी जी ने कहा कि हमने इसमें 7 पॉइंट प्रोग्राम सबको दिया है। क्या है 7 पॉइंट प्रोग्राम? इसका मकसद यही था, प्राकृतिक खेती, उसके प्रयोग और बीजकोष बनाना, गांव में हर एक को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, उसके लिए हर रोज 1 रुपए का योगदान करना, शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहे गांव में, यह भी देखना है। जल, जंगल, जमीन और खनिज जो कि आदिवासियों का अधिकार है, उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना और उस पर अधिकार जमाए रखना। गांव के विवाद जो होते हैं, झगड़े होते हैं, वो गांव में ही निपटाना है और नशा मुक्ति को बढ़ाना है। स्थानिक उत्पादन जो है और उनका विक्रय और रोजगार, उसको प्रोत्साहित करना है। और हर गांव में सांस्कृतिक एवं अध्ययन केंद्रों का और पुस्तकालयों का विशेष प्रबंध करना है। ये 7 पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने दिए। वो सरकार पर निर्भर न रहें, वो स्वयं पर निर्भर रहें। और उसके लिए वो ये आदिवासी एकता परिषद की ओर से जो महासम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें उन्होंने ये संकल्प किया है। 5 देश से आदिवासी आए। हमारे कुछ छात्र आज भी, जहां हम निदेशक हैं, उस संस्थान में विदेशी छात्र हैं और वो भी आदिवासी हैं, अफ्रीका के देशों के। तो हमें तो गर्व होता है कि ये 30वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन जब हुआ, तो उसमें मैं जब इस बात को उसका अंत करूं तो मुझे जयपाल सिंह मुंडा, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने जो कहा था, वो कुछ बात करके मैं इसको संपन्न करूंगा। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि हम आदिवासी हैं और हमें आदिवासी ही कहो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मत कहिए। संविधान में आदिवासी का ही प्रावधान करिए और हमें लोकतंत्र न सिखाएं, क्योंकि आदिवासियों की परंपरा है, वो परापूर्व से आदिवासी लोकतंत्र का
अनुसरण करते रहे हैं, इसलिए हमें न सिखाएं कि डेमोक्रेसी क्या है। ये जयपाल सिंह मुंडा कौन? जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस बनने के बाद वो रिजाइन किया था, उसी प्रकार ये जयपाल सिंह मुंडा जो कि आदिवासी रहे, ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स किया, आईसीएस बने और जन सेवा के लिए उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दिया और देश में आकर आपने ये झारखंड का जो अलग राज्य बना ना, उसकी नींव आपने रखी थी, उसकी मांग आपने शुरू करी थी। बिहार से झारखंड को अलग किया जाए और आदिवासियों के अधिकारों की हमेशा वो घोषणा करते रहे। देखिए ये कैसी कैसी बात है। जो संप्रदाय वंचितों के उद्धार के लिए जिसको शुरू किया था, आज वो समृद्धों का संप्रदाय बन चुका है और देश और दुनिया में उसकी बोलबाला है। और जो लोग इस देश के असली मालिक हैं, मेरे देश की भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में यह जजमेंट दिया था, काटजू और मिश्रा ने, उनकी बेंच ने, कि आदिवासी असली मालिक है इस देश के। मगर उनका जब महासम्मेलन होता है, लाखों की तादाद में लोग उमड़ते हैं, गुजरात में ही आते हैं, गुजरात के अखबारों में या टीवी चैनल पर इसके बारे में खबरें नदारद रहती हैं। आपको सोचना होगा कि केवल समृद्ध जो लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उन्हीं की ही बात करेंगे या वंचितों की भी बात करेंगे। मेरे ख्याल से हम सप्ताह का आईना जब करेंगे तो हम न केवल समाज के और पहलुओं की भी बात करेंगे, मगर वंचितों की विशेष रूप से हम बात करेंगे। आज इतना ही। आपको यदि हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप यदि हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आपको हम कहते हैं कि आप डॉक्टर हरि देसाई सत्यम एवं तथ्यम ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही कहना है। नमस्कार।